हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्तर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में सीखेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में आप लोग अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत के जो अपवाह तंत्रों का जो विभाजन किया गया है उसके बारे में जाना, जिसमें दो तरीके के बताए गए कि एक हिमालयी अपवाह तंत्र होगा और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को डिवाइड किया गया, और प्रायद्वीपीय में एक तरफ अरब सागर में गिरने वाली नदी और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। इसका हम लोगों ने अभी तक बखूबी अच्छे से एक वर्गीकरण के माध्यम से हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग सिंधु नदी तंत्र या सिंधु अपवाह तंत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक हेडिंग के रूप में सिंधु अपवाह तंत्र। आप लोगों ने अपवाह के बारे में भी जाना कि अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, द्रोणी क्या होती है, जल विभाजक क्या होता है। इन सब के बारे में भी आप लोग जान चुके हैं। ये पिछले क्लास की वीडियो में ही आप लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पर नदियों से संबंधित यदि बात करें तो यदि नदी के मार्ग की दिशा के आधार पर आप नदियों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक नदी होगी पूर्ववर्ती नदी और दूसरी उत्तरवर्ती नदी। ठीक, उत्तरवर्ती नदी क्या होती है कि जो नदी ढाल के अनुरूप बहती है, बस ऐसे आप पकड़ लीजिए, जो ढाल के अनुरूप बहती है उसे उत्तरवर्ती नदी कहते हैं। और जो नदी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हिमालय या उत्थित भूखंड को काटकर बहती है, उसे कौन सी नदी कहेंगे? पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। तो जो नदियाँ हिमालय को या उत्थित भूखंडों को या चट्टानों को काट करके प्रवाहित हो रही हैं, वे नदियाँ पूर्ववर्ती नदी कहलाती है। और जो नदी ढाल के अनुरूप बहती है उसे अनुवर्ती नदी कहते हैं। अब हो सकता है कोई नदी जिस स्थान से उद्गमित हो रही है, ठीक है, उस स्थान के लिए तो वो नदी सदैव अनुवर्ती होती है, लेकिन अपने मार्ग में आने वाले जब चट्टानों को काट करके बहने लगती है तो उस चट्टान के संदर्भ में वह नदी पूर्ववर्ती नदी होती है। जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय ट्रांस हिमालय से बहुत सारी नदियाँ तेथिस सागर में गिर रही थी, और इधर प्रायद्वीपीय भारत से कुछ नदियाँ उसी तेथिस सागर में जाकर के गिर रही थी। यदि आप फिगर के माध्यम से समझे, पहले पूर्ववर्ती और अनुवर्ती को आप समझ लीजिए, उसके बाद देखिए, ये यहाँ पर आपका तेथिस सागर है, ये सागर है, इसका नाम है तेथिस सागर है, ठीक है। और इस तेथिस सागर में ट्रांस हिमालय से, ये ट्रांस वाला भाग हो गया ट्रांस, तो ट्रांस हिमालय से कुछ नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं और कुछ नदियाँ
प्रायद्वीपीय भारत से भी तैथिस सागर में प्रवाहित हो रही हैं। तो इन्होंने जब अवसाद लाया तो अवसाद लाने से और इन प्लेटों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो जो हिमालय की उत्पत्ति हुई तो वो अचानक तो हुई नहीं होगी, धीरे धीरे हुई थी। तो जब हिमालय धीरे धीरे उत्पत्ति होता गया, जो महान हिमालय है उसकी उत्पत्ति धीरे धीरे होती गई, और जो सिंधु सतलज नदियाँ हैं वो अपने मार्ग में आने वाले चट्टानों को काटती गई। तो इस प्रकार से सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदियों ने हिमालय को काट करके अपनी दिशा को पूर्ववत बनाए रखी। इस कारण से ये नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाईं। और जो नदियाँ चट्टानों को काट नहीं पाई और जिधर की तरफ चट्टानों का ढाल था उसी ढाल के अनुरूप यदि वो नदी बहती गई तो उसे अनुवर्ती नदी का नाम दे दिया गया। तो यही पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदी होती है। अब जैसे मान लेते हैं कि हिमालय में, अब जैसे कि ये हो गया ट्रांस हिमालय, ये इसको ट्रांस हिमालय समझिए आप, इसको बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय। तो अब देखिए, यदि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी नदी यदि इस ट्रांस हिमालय से निकल रही है, यहाँ से कोई भी नदी यदि इस ट्रांस हिमालय से निकल रही है, ये तो चल ही नहीं रहा है, ये खैर छोड़िए इसको। यदि कोई भी नदी इस ट्रांस हिमालय से निकल रही है और इसको काट दी, ठीक, तो ये जो नदी हो गई, ये नदी इस ट्रांस के लिए, इस ट्रांस हिमालय के लिए यह नदी अनुवर्ती हो जाएगी, क्योंकि यहीं से निकल रही है तो ये अनुवर्ती होगी। लेकिन इसको ये काट करके बहने लगी तो इसके संदर्भ में, यानी कि हिमालय के संदर्भ में ये नदी, ये वाली नदी पूर्ववर्ती होगी। ये बात समझ में आया आप लोगों को? यदि आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसी प्रकार यदि कोई नदी इस महान हिमालय से निकल रही है, और इस मध्य हिमालय को काट रही है, तो ये महान हिमालय के लिए तो यह नदी अनुवर्ती हो जाएगी, लेकिन इस मध्य हिमालय के लिए क्या रहेगी, ये नदी पूर्ववर्ती होगी। क्या रहेगी? पूर्ववर्ती रहेगी। अब आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये भारत हो गया यहाँ पर, चलिए ये भारत हो गया। यहाँ पर तिब्बत का पठार है, तिब्बत का ये पठार। अब इस तिब्बत के पठार से भारत में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, यहाँ पर देखिए सिंधु नदी, सतलज नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ तिब्बत के पठार से प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा तिब्बत के पठार से यांगसिक्यांग नदी, इरावदी नदी और अन्य बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो ये जो तिब्बत का पठार है, बहुत सारी नदियों का एक उद्गम स्थान भी है। अब इसी तिब्बत के पठार में बहुत सारे झील भी मिलेंगे आपको, जैसे मानसरोवर झील है, राकस्ताल झील है ना, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर है, ये बहुत सारे मिलेंगे और वहीं से ये नदियाँ निकल रही हैं। तो ये जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ इस तिब्बत के पठार के संदर्भ में अनुवर्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनुवर्ती हो जाएगी। लेकिन हिमालय के संदर्भ में, अब हिमालय यदि यहाँ से हिमालय बनना शुरू हुआ तो इस हिमालय को ये काट दे रही है। इस हिमालय को ये नदियाँ क्या कर रही हैं? काट रही हैं। यहाँ पर भी ये नदी काट दी यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये नदियाँ इस हिमालय को काट करके अपनी दिशा को पूर्ववत रखी रही तो इस आधार पर ये पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाएंगी, लेकिन तिब्बत के पठार के संदर्भ में अनुवर्ती हो जाएंगी। उसी प्रकार जैसे यहाँ से मान लेते हैं कि गंगा नदी निकल रही है, कहाँ से? यहाँ से गंगा नदी निकल रही है यहाँ से, और ये इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से यमुना निकल रही है और यहाँ पे आके मिल जा रही है।
तो ये शिवालिक के संदर्भ में भी आप इसको देखेंगे। यदि शिवालिक के संदर्भ में देखेंगे तो ये शिवालिक को काट के बह रही हैं, तो इस आधार पर ये शिवालिक के संदर्भ में पूर्ववर्ती होंगी, लेकिन महान हिमालय के संदर्भ में ये कैसी रहेंगी, तो अनुवर्ती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बस मेरा यही एक इंटेंशन था कि आप लोग अच्छे से इसको समझ जाएं कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदी क्या होती है। इसी में बहुत समय चला गया, खैर कोई बात नहीं। अब आइए हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सिंधु अपवाद तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक फिगर बनाऊंगा और उसी फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, चलिए। ये सिंधु नदी हो गई। ये कौन सी नदी? सिंधु नदी। और इसको आप सतलज नदी कहेंगे। और ये तिब्बत के पठार से दोनों नदियाँ प्रवाहित हो रही है। ये जहाँ से प्रवाहित हो रही है सिंधु नदी, इसे मानसरोवर झील से नाम है चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी। और ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी को आप कह सकते हैं कि मानसरोवर झील के ही निकट राकस ताल, कहीं कहीं इसको राक्षस भी कहा जाता है, राकस ताल झील से निकलती है। तो इन दोनों नदियों का पहले आप उद्गम देख लीजिए। ठीक है, अब ये दोनों नदियां जा करके पाकिस्तान में मिठन कोट नामक स्थान पे मिलती हैं। मिठन कोट नामक स्थान पे मिलती हैं और फिर इनकी संयुक्त धारा है आगे जा कर के ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। कहाँ पर? अरब सागर में मुहाना बनाती है। तो सिंधु और ये कौन सी नदी हो गई? सतलज नदी। अब इसी में आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे सिंधु अपवाद तंत्र को। तो ये सिंधु अपवाद तंत्र ही चल रहा है। ठीक है, अब यहीं पर यदि आपसे एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार पूछ लिया जाए कि मानसरोवर झील से जो नदी निकल रही है सिंधु नदी, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहेंगे? और सतलज को तिब्बत में क्या कहेंगे? ठीक है, तो सिंधु को तिब्बत में सिंगी खम्बान कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगी खम्बान। और सतलज को तिब्बत में कौन सा खम्बान कहेंगे? एक मिनट, लांग चेन खम्बान। ठीक है, उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तो आप लोग जानते ही हैं क्या कहते हैं? सांगपो कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक तो ये पूछा गया है, सभी लोग को पता भी है कि सांगपो, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। लेकिन सिंधु को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सतलज को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये अभी प्रचलन में नहीं है। और कभी हो सकता है कि आयोग के प्रचलन में आ जाए और सवाल पूछ बैठे तो कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाएंगी। दोनों में खम्बान है और यहाँ पे सिंगी, सी से सिंगी, सी से सिंधु, सी से सिंगी, सी से सिंधु। तो ये तो बन गया ट्रिक कि सिंगी को ही सिंधु कहेंगे, है ना।
जो सिंधु है उसी को तिब्बत में क्या कहेंगे, सिंगी कहेंगे, लेकिन सतलज को क्या कहेंगे, लांगचेन खम्बान के नाम से जाना जाएगा। अब सिंगी खम्बान का जो अर्थ होता है वो शेरमुख होता है। क्या होता है, शेरमुख, शेरमुख यानी कि शेर के मुख के जैसा। ये हो गया सिंधु अपवाह तंत्र। अब इनमें यदि सिंधु नदी की कुल लंबाई को आप देखें तो सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। लेकिन भारत में यदि आप इसकी लंबाई देखें, भारत में तो 1114 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। अब इनकी हम लोग सहायक नदियों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं। यहीं पर मैं लिख रहा हूं सहायक, सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी तो ये सतलज हो गई। ठीक, इसके पहले, अब इसके पहले तो देखिए जो सिंधु की सहायक नदियों में है कौन कौन सी है, तो जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ठीक है, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, इसके अलावा ये मुख्य हैं। और जब भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिंधु की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो यहीं से पूछा जाता है। अक्सर यहीं चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन नहीं बन के आता है और यहीं पूछा जाता है। 2 बार 3 बार पूछा गया है, तो अक्सर यहीं पूछा जाता है जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, और 3 तो ये हो गया। एक दूसरी कोई दे देता है कि पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सिंधु की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा आप देखें तो गिलगित, काबुल, गिलगित है, काबुल है, और चलिए इतना, तो इतने हो गए, ये सिंधु की सहायक हुए। लेकिन इसके अलावा सिंधु की यदि मुख्य सहायक में देखा जाए तो मुख्य सहायक में सबसे बड़ी नदी, मुख्य सहायक में सबसे बड़ी, तो मुख्य सहायक में सबसे बड़ी सतलज। कौन सी नदी, सतलज नदी। ठीक, अब इस सतलज की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बहुत सारी सहायक नदियां हैं, और ये सभी नदियां जो सतलज की सहायक नदियां हैं, ये आकर के सतलज में मिलती हैं, और सतलज की जो नदी का जल है आगे जाकर के पाकिस्तान के मिठनकोट में सिंधु से मिलेगी। अब देखिए जैसे इसी फिगर में ही आप लोग देख लीजिए, एक बीच से यहाँ से एक नदी प्रवाहित होगी, एक नदी यहाँ से, ये जो नदी प्रवाहित होकर के आएगी ये सतलज मिल जाएगी, और ये जो नदी होगी इसे चेनाब कहेंगे। कौन सी नदी कहेंगे, चेनाब। अब इस चेनाब की जो मुख्य सहायक नदी है इसे झेलम कहेंगे। क्या कहेंगे, झेलम। और फिर उसके बाद एक नदी यहाँ से निकलेगी और एक नदी यहाँ से निकलेगी और आकर के ये सतलज में मिल जाएगी। तो ये जो नदी है रावी, और ये नदी ब्यास, रावी और ब्यास। अब देखिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, कि जो झेलम नदी है ये चिनाब की सहायक नदी, रावी नदी भी
चिनाब की सहायक नदी, लेकिन जो ब्यास है ये सतलज की सहायक नदी, और जो सतलज है वो सिंधु की सहायक नदी। और सिंधु की जो अन्य सहायक नदियों में है जैसे जास्कर, नुब्रा, शोक और हुंजा, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और यही प्रश्न बनता भी है, जब भी बनता है, हो सकता है आयोग कुछ और प्रश्न भी बना दे। चलिए, इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो गई तो मैं अब आगे चलूं। ठीक है, अब यहीं पर आप लोग देख लीजिए कि ये जो पांचों नदियां हैं यानी सिंधु को छोड़ करके झेलम, चिनाब, रावी और ये ब्यास, तो ये जो पांचों नदियां हैं ये पांचों नदियां पंजाब से होकर के बहती हैं, इसीलिए पंजाब का नाम पंजाब रख दिया गया। पंचधन आब यानी कि 5 जलधाराओं का भूभाग, उसी को आप पंजाब कहेंगे। जैसे दोआब होता है तो जहाँ पे 2 नदियों का भाग होता है, 2 नदियों के बीच वाला जो मध्य भाग होता है उसी को दोआब के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे पंजाब है तो पंजाब में ये पांचों नदियाँ बहती हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है। ठीक है ये, लेकिन चिनाब की यदि बात करें तो जो चिनाब है, चिनाब जहाँ से निकलती है, जैसे मान लेते हैं कि ये चिनाब निकल रही है, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चिनाब इस तरीके से, ये चिनाब हो गया, तो ये एक चंद्र हो गया, ये एक चंद्र हो गया, चंद्र और ये भागा, तो 2 संयुक्त धाराएं जाकर के जब मिलती हैं तब यहाँ से चिनाब नदी बनती है और चिनाब नदी आगे जाकर के सतलज में मिल जाती है। ठीक है, तो ये टाडी में चंद्र और भागा टाडी में एक दूसरे से मिलती हैं और चिनाब के नाम से आगे प्रवाहित होते हुए चली जाती हैं। तो इतना बात तो आप लोग को क्लियर हो गया। मैं इसको मिटा दूं, इसको भी मिटा दूं, नहीं तो ये बेवजह का ध्यान आकर्षित करेगा। ये हो गया चिनाब। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, नीचे वाला चीज़ मिटाऊंगा। आप लोग सिर्फ फिगर के माध्यम से समझिए, बहुत ज़्यादा इंटरनल अभी मैं भारत का मैप बना करके बताऊंगा तो बहुत उसमें छोटा छोटा भी दिखाई देगा और बहुत कह सकते हैं कि किचिर पिचिर भी हो जाएगा और बातें समझ में भी नहीं आएंगी। ठीक है, इसको बल्कि मैं और बड़ा बना दूं, रहने दीजिए, छोड़िए। आइए अब उत्तर से दक्षिण का क्रम देखिए। उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। उत्तर से दक्षिण का यह क्रम है। यह भी एक प्रश्न बन गया कि जो सिंधु नदी का तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र या सिंधु उपवा तंत्र का उत्तर से दक्षिण का क्रम आपको दे देगा मिलाने को। ठीक है, अब आइए हम लोग इस सिंधु नदी की जो ये तंत्र में, जो सिंधु नदी तंत्र में जो अन्य नदियां हैं, इन नदियों की लंबाई, उद्गम स्थल और इन नदियों पर बने परियोजनाओं को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे सिंधु, यहाँ पर सिंधु, उसके बाद झेलम, झेलम, चिनाब, चिनाब, रावी, ब्यास और ये सतलज। ठीक, अब यहाँ पर यदि आप सिंधु की लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की जो लंबाई है, कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। अब सीधा आप यहाँ आइए सतलज पर। सतलज की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर। चिनाब, अब चिनाब सबसे बड़ी नदी होगी, चिनाब की 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर। झेलम, रावी और ब्यास, तो झेलम की जो है ये 724 किलोमीटर हो जाएगा। झेलम कितना? 724 किलोमीटर। और रावी 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर। ब्यास 470 किलोमीटर। ब्यास कितना? 470 किलोमीटर। तो ये इनकी लंबाई हो गई। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज की ये लंबाई हो गई। देख रहे हैं, एक ट्रिक के माध्यम से मैं इसकी लंबाई को बताया।
सबसे पहले 2880, फिर चले जाइए 1500, इन दोनों को आप देख लीजिए, सिंधु सतलज मेन हो गए। उसके बाद चिनाब नदी यहाँ पे देख रहे हैं सबसे बड़ी है, तो ये 1180 किलोमीटर हो गया। उसके बाद रावी, झेलम और ब्यास। ठीक, अब चलिए, ये हो गया इनके उद्गम स्थल हो गए, और सॉरी इनके लंबाई हो गई। अब इनके उद्गम स्थल को देखते हैं। तो सबसे पहले सिंधु और सतलज का उद्गम स्थल यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर सिंधु को मानसरोवर क्यों लिख रहा हूँ, मानसरोवर, और सतलज का राकस्तान, सतलज का राकस्तान उद्गमित स्थल हो गए। इसके बाद रावी और ब्यास दोनों लगभग एक ही जगह से निकलेंगे, है ना। तो ये रोहतांग दर्रे के समीप से निकलते हैं, ये ब्यास कुंड से निकलेगा, ये ब्यास कुंड से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ रोहतांग को समझिए, रोहतांग के पास से ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। ये ऊपर हो गया ज़्यादा, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रोहतांग। ठीक, तो दोनों ही रावी और ब्यास रोहतांग से, ये शेषनाग से, झेलम कहाँ से निकलेगी, शेषनाग से, यानी कि बैरी नाग के समीप एक शेषनाग है, और ये कुल्लू कांगड़ा। ठीक है, तो ये इनके उद्गमित स्थल भी हो गए। ठीक, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। ठीक, अब यहाँ पर ये जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, और यह तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, और इसे तिब्बत में सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है, और सतलज को तिब्बत में लांगचेन खम्बान के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग इन्हीं पर निर्मित परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी, तो सिंधु नदी पर बहुत परियोजनाएं नहीं है, लेकिन इसका एक भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता जो एक विवाद के रूप में है, और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसका मामला चला गया है। तो इसको खैर अभी थोड़ा साइड करते हैं, झेलम में चलते हैं। तो झेलम में जो परियोजनाएं हैं, झेलम नदी पर जो परियोजनाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ परियोजना, झेलम नदी पर स्थित परियोजना, यहाँ से एक हेडिंग के रूप में यहाँ पर हो जाएगा परियोजनाएं, और यही परियोजनाएं मुख्य हैं। ठीक है, परियोजनाएं। अब इन परियोजनाओं में आप देखिए, तो झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, किशनगंगा, तुलबुल परियोजना, और उरी फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों परियोजनाएं। तो किशनगंगा, तुलबुल और उरी, ये पूछता है कि किशनगंगा किस नदी पर परियोजना निर्मित है, तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है, उरी परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो ये हो गया। अब इसके बाद चेनाब नदी को देखते हैं। तो जो चेनाब नदी है, तो चेनाब नदी के लिए कौन कौन सी परियोजना हो जाएंगी, तो यहाँ पर भी चेनाब नदी में भी मिल जाएगा आपको सलाल परियोजना, और दुलहस्ती, सलाल और दुलहस्ती, ये दो मुख्य रूप से हो गए। बगरीहार भी है, ठीक है ना, एक बगरीहार है। ये तीन मुख्य रूप से तीन है। देखिए, जो मुख्य है उसी को मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं सभी को बता दूँ। यहाँ पर हर एक चीज़ों को बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सलाल, दुलहस्ती और बगरीहार जो मुख्य हैं, जो पूछे जाते हैं, आप इतना पढ़ लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा नहीं कि कभी भी यदि सिंधु नदी तंत्र से संबंधित यदि कोई परियोजना परीक्षाओं में आ गया तो आप लोग का गलती हो जाए। बस आपको थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप अपना ट्रिक बना करके याद करें, चाहे जैसे याद करें, लेकिन करना ही पड़ेगा। अब रावी नदी, तो रावी नदी पर जो है केवल एक है, थीन परियोजना है, ठीक है ना, केवल एक परियोजना है। इस पर थीन बांध बनाया गया है, रावी नदी पर ही
थिन बांध बनाया गया है। देखिए अभी तो मैं बस ऐसे बता रहा हूँ, अभी मैं एक परियोजनाओं से संबंधित मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब कुछ डिटेल से बताया जाएगा वहाँ पर। यहाँ पर बस ऐसे ही आप समझ लीजिए जो मोटे तौर पर है, ताकि यदि कोई परीक्षा लगी हो तो ये परियोजनाएं छूट न जाए, इसलिए जो मुख्य परियोजनाएं हैं मैं अभी बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद रावी नदी हो गया। अब ब्यास नदी पर देखें तो पोंग मिलेगा और इंदिरा गांधी परियोजना। सतलज नदी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लेंगे सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई है। तो भाखड़ा नंगल बांध परियोजना है ना, नाथपा झाकरी भी है। ठीक, देखिए भाखड़ा नांगल और नाथपा झाकरी परियोजना। तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना, ये दोनों ही परियोजनाएं किस पर है? सतलज नदी पर है। अब इसके अलावा भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित कुछ चीज़ों को आप समझ लीजिए। तो जो भाखड़ा नांगल है, यहाँ पर मैं लिख दूँ कहाँ पे, वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ लिखूँ मैं। चलिए यहाँ लिख देता हूँ भाखड़ा नांगल को यहाँ पे। तो जो भाखड़ा नांगल है परियोजना कहिए या बांध कह लीजिए, तो भाखड़ा नांगल जो बांध है ये भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध भी है, सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, जब मैं परियोजनाओं के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से आप लोग को बता दूंगा। जहाँ चीज़ें जो अभी नहीं समझ में आ रही है वहाँ पर वो चीज़ें बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक चीज़ यहीं पर तब और भी नोट कर लीजिए कि यदि जैसे बात आ ही गया कि भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध है, तो भारत की सबसे ऊंची बांध कौन सी होगी? तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि जबकि टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है। अब यहीं पर ये पूछ लिया जाए कि जो टिहरी है, टिहरी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ देखिए कि जो टिहरी है बांध, ये जो निर्मित हुई है तो भिलंगना और भागीरथी नदी, और ये आगे आकर के अलकनंदा से मिल जाएगी। यहाँ पर ये अलकनंदा नदी है, ये अलकनंदा से यहाँ पर ये देवप्रयाग मिलेगी। अब यहाँ से ये गंगा बन करके आगे प्रवाहित होगी। अभी जब मैं पंचप्रयाग बताऊंगा, गंगा नदी तंत्र बताऊंगा, उसमें मैं इसको बहुत ही अच्छे से बता दूंगा। अभी तो बस ऐसे समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, ये समझिए। एक तरफ हो गया भागीरथी और भिलंगना, है ना, तो ये भागीरथी और भिलंगना, ये दोनों नदियाँ जहाँ आकर के मिलती हैं, यहीं पर एक बांध बनाया गया है, इसी का नाम टिहरी बांध है। क्या नाम है? टिहरी बांध। ये सवाल पूछा था कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है। ठीक है ना, टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना के संगम बनाया गया है, उत्तराखंड में बनाया गया है, टिहरी गढ़वाल जिले में बनाया गया है। और ये सवाल पूछा था यूपी पीजीटी 2021 के ज्योग्राफी में। ठीक है, और ये ज्योग्राफी में नहीं, ये सवाल बहुत बनता है कि ये जो टिहरी बांध है ये किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है। क्योंकि ये टिहरी का बहुत बड़ा रोल है भूगोल के क्षेत्रों में भी और आर्थिक क्षेत्रों में भी, पर्यावरणीय चीज़ों को लेकर के ये कुछ दिनों तक मुद्दे में रही।
इसका इशूज़ रहा, इन्वायरमेंटल इशूज़ रहा इसका, इसलिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है और जीएस के तौर पर भी। ठीक है, तो ये जो मैं भारत के भूगोल की श्रृंखला पढ़ा रहा हूँ, ये भारत के भूगोल की श्रृंखला न केवल भूगोल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा, बल्कि साथ ही साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं विद्यार्थी, जिसमें जीएस के पेपर बनते रहते हैं और जीएस में भूगोल के क्वेश्चन ये सब बनते रहते हैं। चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती का देख लीजिए तो उसमें जो 40 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें भी ये सब क्वेश्चन बनते रहते हैं। और एनसीईआरटी का मेरा प्रयास रहता है कि मैं अधिकतम एनसीईआरटी का ही डाटा आप तक उपलब्ध करवा पाऊँ। तो ये एनसीईआरटी का ही डाटा है। अब लेटेस्ट में कौन सी डाटा है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये एनसीईआरटी का डाटा है और मैं एनसीईआरटी के डाटा के आधार पर ही बताता हूँ। ठीक है, तो ये आप बिहार शिक्षक भर्ती की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अन्य जो जीएस के पेपर होंगे जिसमें भारत का सामान्य भूगोल पूछा जाता है, सबकी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देख लेंगे तो बिल्कुल ये याद भी हो जाएगा। और बल्कि हो सकता है कि आप लोग अपने से ट्रिक बनाया करिए। मेरा जो ट्रिक होगा तो मैं ऐसे ही बस चलते चलते ट्रिक बना लेता हूँ, जैसे सीझे चिराबस, तो ऐसे देखते हैं बन जाता कि नहीं इसका ट्रिक उत्तर से दक्षिण का। तो SJC RVS नहीं बन पाएगा ना, बन गया RBS SJC। हिंदी का वर्ड ले लीजिए तो चिरावस सीझे बन जाएगा। अब थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसको याद करिए, सीझे चिरावस है ना, सीझे चिरावस ऐसे भी याद कर सकते हैं, सीझे चिरावस, सीझे चिरावस, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, इसका एक ट्रिक बन जाएगा सीझे चिरावस। इसी प्रकार से इसका भी आप लोग ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है ना, कीतु, ये कीतु हो सकता है, साला दुल्हन बगल में बैठा साला दुल्हन के बगल में बैठा है, जो जैसे मन करे वैसे बना लीजिए। ठीक है, थीन पोंग और जो भी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में मित्रों बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।